भूत भूत बचा। अबे डरपोक मैं हूँ। तेरी तो साले मार क्यों रहा है डरपोक? साले डरपोक कैसे बोला बे तूने? तेरी हाँ तो गाइस मैं आ गया, ठीक है। तो अब बताओ अगली स्टोरी कौन सुना रहा है? अबे साले तू ही तो सुनाने जा रहा था, भूल गया क्या अपनी बारी में? अरे नहीं याद है, सुना रहा हूँ। तो सुनो सब लोग फिर। तो ये कहानी है टोटल 3 लोगों की, जिनका नाम है विक्रम, सुनील और जॉन, जो मुंबई शहर में नौकरी करने के लिए आए हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गाँव में रह करके पढ़ाई करने वाले विक्रम और सुनील ने कभी ये नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वही जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से इसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन एकदम अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन ना ही उनको नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। फिर तीनों एकदम मायूस होकर के एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं, और दरअसल उनके पास ना कोई खास पैसे भी नहीं होते हैं। वो लोग तो सिर्फ अपने 1-2 दिन की व्यवस्था बना करके निकले थे। उन तीनों को लगा था कि उन लोगों के मुंबई शहर आते उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उन तीनों को तुरंत नौकरी मिल जाएगी। फिर तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, और कुछ देर के बाद ये तीनों उस बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बिल्डिंग के पास बैठे बैठे गुजर जाता है। तभी वहाँ के चौकीदार की नजर उन तीनों पर पड़ती है। वो बहुत जोर की आवाज में उन लोगों को डांटते हुए बोलता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों इस अजनबी शहर में ना ही किसी को पहचानते हैं और ना ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों तुरंत ही अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। फिर चौकीदार को उन तीनों की हालत देख करके उन तीनों पर तरस आ जाता है। उसे ये एहसास होता है कि कुछ साल पहले वो भी ऐसे ही काम मांगने शहर में आया था। तब उसे भी किसी ने सहारा दिया था, और आज इतने बड़े शहर में वो इस छोटे से काम से अपना जीवन यापन कर पा रहा है। अच्छा देखो, जो जॉन होता है ना, वो इन तीनों में थोड़ा सा समझदार होता है। वो तुरंत ही चौकीदार से कहीं पर रहने के जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि अभी उनकी हालत कहीं पर किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई मुफ्त में कमरा तो देगा नहीं। तभी चौकीदार अपने दोस्त से फोन पे बात करता है, जो वहीं से कुछ दूरी पर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। तो चौकीदार ना अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मेरे साहब तो 2 महीने के लिए परिवार के साथ बाहर गए हैं, तो तब तक के लिए मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर के तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और वो तुरंत चौकीदार से बोलते हैं कि आप मुझे उस जगह का एड्रेस बता दीजिए, हम लोग वहाँ पे तुरंत चले जाते हैं। तो चौकीदार बोलता है कि वो बंगला यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन रात को टैक्सी और ऑटो भी नहीं मिलेगी वहाँ पर जाने के लिए। ऐसा करो कि तुम लोग आज यहीं पर सो जाओ, कल सुबह हम लोग साथ में ही चलेंगे वहाँ पे। तो तीनों लोग उसकी बात मान जाते हैं। तो अगली सुबह उठते ही तीनों लोग उस चौकीदार के साथ उस बंगले में पहुंच जाते हैं, और उस बंगले की खूबसूरती देख करके तीनों दोस्त एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। वो लोग तो एकदम सोच ही नहीं पाते कि उनको इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा, वो भी मुंबई शहर में। तो वो बंगले का नौकर जो होता है वो तीनों लोगों को गेस्ट रूम में लेके जाता है। फिर तीनों दोस्त रूम में पहुंच करके राहत की सांस लेते हैं। फिर जल्दी से तीनों लोग नहा धो करके अपना तैयार हो जाते हैं और फिर काम की तलाश में निकलते हैं। अब देखो, इन लोगों के रहने का तो ठिकाना एकदम बढ़िया मिल चुका था, लेकिन अब जो तलाश बाकी थी वो थी एक अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा हो सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है, पूरा दिन घूमने के बाद उनको कोई भी काम नहीं मिलता है, और फिर से तीनों हताश होकर के अपने घर वापस आ जाते हैं। और वो नौकर इन तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, तो वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज उन तीनों दोस्तों के लिए बंगले में पहली रात। तो रात को जैसे ही 12 बजता है, अचानक से विक्रम की आंख खुल जाती है, लेकिन किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता है। तभी उसके कानों से सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है, और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज आती है। विक्रम एकदम चिल्ला के पूछता है, कहाँ हो तुम? क्यों रो रही हो तुम? और अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पे होता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो डर के कारण एकदम पसीना पसीना हो जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को जगाता है। तो सुनील और जॉन दोनों उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि तुमने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि इस बंगले में तो हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। और फिर विक्रम भी अपने दोस्तों की बात मान करके इस घटना को नजरअंदाज करते हुए एक बुरा सपना समझ के चुपचाप फिर से सो जाता है। फिर अगली सुबह ये तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर के काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक से एक औरत आकर के विक्रम को एक चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम इस पते पर जाओगे तो तुम्हें काम मिल जाएगा। और वो औरत अचानक से भागते भागते उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। अब तीनों लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है, ये बात इस औरत को कैसे पता चली। लेकिन उन तीनों को काम की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने ही उस औरत को भेजा होगा इनकी मदद के लिए। और फिर तीनों उसी पते वाली दिशा में आगे निकल जाते हैं, और उस पते पर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये ना एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। फिर तीनों उस कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं, और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उस चिट्ठी को नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है, जो लोग मतलब जॉब्स वगैरह की हायरिंग करते हैं। और जैसे ही एचआर को चिट्ठी मिलती है, तो उस चिट्ठी में उस कंपनी के मालिक का साइन होता है,
भाई ये कैंडल कैसे बुझ गई भाई, रुको इसको जला लेते हैं। फिर वो एचआर उन तीनों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग हमारे मालिक को कैसे जानते हैं। तभी विक्रम जवाब देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब एचआर के पास इन तीनों को काम देने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उस कंपनी के मालिक का साइन उस चिट्ठी पर था। अच्छा, जो कंपनी का जो मालिक होता है वो ना 7 दिन की छुट्टी पर विदेशी कंपनी के दौरे पर गया हुआ था और उस बीच उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए एचआर ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने के लिए ले गया। लेकिन तभी विक्रम अचानक से किसी दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वो सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। और कंपनी का एचआर ये देख करके एकदम हैरान सा हो जाता है। वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि जिस ताले का पासवर्ड कंपनी के सिर्फ मालिक को पता है, वो ताला इस बंदे ने कैसे खोल दिया। अब एचआर उसे कोई खास आदमी समझने लगता है, जैसे कोई बॉस से बहुत ज्यादा उसके क्लोज कनेक्शंस हो। अब उसे पूरा 100% यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस आदमी को बॉस ने ही भेजा है और वो उसे बिना रुके हुए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। अब जॉन और सुनील ये देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि इस ताले का पासवर्ड विक्रम को कैसे पता चला। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने के लिए बोलता है और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटे बाद एचआर को ना बॉस का फोन आता है और बॉस एचआर से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था क्या। तभी एचआर सारी बात अपने बॉस को बता देता है। बॉस एकदम गुस्से में उससे बोलता है कि जल्दी से जाओ और उसे रोको वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही एचआर चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। एचआर तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उसे तुरंत वहां से उठाने के लिए बोलता है और फिर वो लोग उसे कुर्सी पर उठा के बिठाते हैं। तभी विक्रम को होश आता है। एचआर एकदम गुस्से में विक्रम से बोलता है तुमने क्या किया है, मेरे बॉस बहुत गुस्से में है। लेकिन विक्रम को कुछ भी याद नहीं था कि वो अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वो बंगला उसी बॉस का होता है और उस बंगले को बॉस ने अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी उसके साथ रहता था जो उसकी कंपनी में काम करती थी। अब बॉस जो होता है वो पहले से ही शादीशुदा था और वो ये बात एकदम अच्छे से जानता था कि कभी न कभी ये लड़की उसके लिए खतरा जरूर बनेगी। अब बॉस उस लड़की से बोलता है तुम मेरी लाइफ से एकदम दूर चली जाओ, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। वो लड़की बोलती है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इस बात पे दोनों पे बहस हो जाती है उसी बंगले के अंदर और इतनी ज्यादा बहस बढ़ जाती है कि हाथापाई के चक्कर में गलती से उस लड़की को धक्का लगता है और उसके सर पे चोट लग जाती है और वो तुरंत वहीं पे खत्म हो जाती है। और वो जो बॉस होता है वो बंगले के गार्डन में ही उस लड़की को निपटा देता है और वहीं पर उस लड़की का राज दफन हो जाता है। लेकिन जब ये तीनों दोस्त उस बंगले में रहने के लिए आए थे तभी उस गार्डन में घूमते घूमते गलती से विक्रम उसी जगह पर पैर रख देता है जहाँ पर उस लड़की को उसके बॉस ने जमीन में दफनाया था, जिस वजह से उस लड़की की आत्मा सीधे विक्रम के शरीर में आ जाती है और अपना बदला लेने के लिए उसके शरीर को काबू में करके ऑफिस में चली जाती है और बॉस के काले करतूतों को इंटरनेट पे वायरल कर देती है और उस बॉस को फौरन से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ जाता है और वो बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था, अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझ के भूल जाते हैं और दोबारा उस बंगले में कभी वापस नहीं जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये स्टोरी तो बहुत ही अलग थी भाई, पहले तो लगी नहीं रहा था कि डरावनी और लास्ट में तो हाँ यार सही बात है। चल स्पाइडी अब तेरी बारी। हाँ सुना रहा हूँ। क्या बहाना मारू यार। ओए स्पाइडी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, चुपचाप जल्दी सुना। हम तीनों ने सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ तो सब लोग सुनो। ये भूतिया कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है जहाँ पानी की केवल एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। दरअसल उस रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसी मिस्टीरियस जगह थी यहाँ पर लोगों को ये डाउट था कि यहाँ पर मिनरल्स मिल सकते हैं, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और उस रेगिस्तान की रेत में कहीं पर खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहाँ से वापस आने का भी था, लेकिन वही बात थी कि वो लोग रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम कृपाल सिंह था, उसकी भी किस्मत बहुत अच्छी थी। दरअसल वो ऊंट से उस रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन वो गलती से भटक करके उस मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता है और वो वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने उस भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। कृपाल सिंह को ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर उस जगह पे कुछ रहस्यमयी बातें छुपी हुई हैं। अब देखो रेगिस्तान में ना एक सोलर पैनल लगने वाला था, तो वो उसी रेगिस्तान में उसी जगह पे एक सर्वे टीम पहुंची थी उस जगह का सर्वे करने के लिए। अब रिसर्च टीम को ये पता लगाना था कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे तेज रोशनी आती है धूप की, क्योंकि उसी रोशनी की किरणों की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती थी। अब रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से पूरे रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। अब देखो रेत में ना गाड़ी की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो चलती है,
इसलिए वो धीरे धीरे तापमान नापते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से वो लोग उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं जहां से कोई भी वापस नहीं आ सका। गाड़ी उस मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा करके गाड़ी को कंट्रोल करने का सोचता है, मगर इतनी फिसलन होने की वजह से वो गाड़ी अपना संतुलन खो देती है और वो गाड़ी उस मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत उस गाड़ी को दबा देती है। अब यहाँ कंपनियों को ये सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ियों का कुछ पता नहीं चल रहा। अब कंपनी के अधिकारी जो मेन हेड होते हैं वो लोग सैटेलाइट फोटोज मंगवाते हैं ताकि उस गाड़ी का पता चल सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट में भी उनके गाड़ी की फोटोज नजर नहीं आती। अब रेगिस्तान का जो रहस्य था वो खुलने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा था। कंपनी के बॉस के बहुत सारे पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में ये सर्वे पूरा करना ही था। अब कंपनी के मेन हेड को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का आदमी उस जगह के आगे जा चुका था, उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे जा चुका था जिसके सबूत वीडियो में थे। अब वो अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचता है तो कृपाल सिंह ना घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को अपने घर के दरवाजे पर देखते ही तुरंत उनसे पूछता है आपको किससे मिलना है। अब अधिकारी उसका नाम लेते हुए उसका हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने के लिए कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो उन लोगों को तुरंत मना करने लगता है। वो उन लोगों को तुरंत बताता है कि वहाँ पर कोई रहस्यमय शक्ति है जो उसे महसूस हुई थी और बोलता है कि आप लोग अपना काम यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी लोग कृपाल सिंह को मोटी रकम का लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। अब जो देखो कृपाल सिंह था ना वो काफी टाइम से बेरोजगार था और उसके ऊपर काफी लोगों की उधारी भी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। जो कृपाल सिंह था वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो उस रेगिस्तान का यानी कि उस रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान वाली जगह पर कृपाल सिंह से ज्यादा कोई नहीं गया था, इसीलिए कुछ लोग तो उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। अब दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरा यकीन था कि खतरा समझ आते ही उसका ऊंट तुरंत उसे आगाह कर देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसका ऊंट कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। अब कृपाल सिंह को डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को ही नहीं पता चल रहा है कि आगे कुछ गड़बड़ है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अब अचानक से गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होने लगती है और वो फिसल करके कृपाल सिंह के आगे बढ़ने लगती है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि गाड़ी की स्पीड इतनी अपने आप तेज कैसे हो गई। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। अब कृपाल सिंह घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो तो सुरक्षित खड़ा है लेकिन उसके आजू बाजू की रेत एकदम फिसलते हुए नीचे जा रही है। तो तुरंत वो अपने ऊंट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग इस बात की गंभीरता को समझते हुए उस काम को वहीं पर रोक देते हैं और सभी लोग उस जगह को मौत का कुआं ही मानने लगते हैं। दरअसल वो कुआं रेगिस्तान का एक रक्षक है जो वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने देना चाहता है। और उस कुएं के इस मिस्टीरियस रहस्य के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। भूत जी, आपको हम सब में से किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? किसी की भी नहीं। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है। नहीं 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 भूत जी, हम लोगों को माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो हम लोगों को प्लीज।